वैसे ये असदुद्दीन ओवैसी हैं कौन, इनकी हैसियत क्या है और ये कितनी बड़ी पार्टी के नेता हैं? अकेले सांसद हैं और 2019 में एक और वो संभाजी नगर से चुन करके आ गए थे जो औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। हाँ, इम्तियाज जलील। तो ये दो ही लोग थे 2019 में। इस बार वो सीट भी घट गई, बस अकेले रह गए ये। 543 का सदन है लोकसभा का और उसमें ये अकेले सांसद हैं और इनको इस देश का मीडिया इस तरह पलकों पर बैठाता है जैसे ये बहुत बड़े नेता हों, जैसे इनको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ठेकेदारी हासिल है और जैसे ये दक्षिण हो या उत्तर हो, पश्चिम हो या पूरब हो, सभी राज्यों के मुसलमान जैसे पगलाए जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के पीछे एकजुट होने के लिए। कहीं कुछ है क्या इस आदमी का? तो इस आदमी की किसी भी बात को, किसी भी बयान को इतना महत्व आखिर क्यों दिया जाए? एक हैदराबाद का एक मामूली सा नेता है, बस एक विरासत है इसके पास कि इसका बाप भी सांसद था, दूसरे लोग भी जो है वहां की रियासत से वाबस्ता रहे हैं। इसके अलावा क्या पहचान है, कंट्रीब्यूशन क्या है? या तो मुसलमानों के लिए अपना कंट्रीब्यूशन बता दें कि मैंने इतना काम कर दिया मुसलमानों के लिए, या देश के लिए बता दें, या जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था वहां के लिए कुछ बता दें कि ये कंट्रीब्यूशन है मेरा। अब हैदराबाद तेलंगाना में है तो तेलंगाना के लिए बता दें कि मेरा कंट्रीब्यूशन ये है। इनका कंट्रीब्यूशन शून्य है। सिर्फ और सिर्फ इनको बदमजगी फैलानी है, तनाव फैलाना है, मुसलमानों में एक असुरक्षा का वातावरण पैदा करना है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, उस जेपीसी के सदस्य थे जिसने लंबी सुनवाई की है, दिन रात सुनवाई की है, देश भर के दौरे किए हैं, अलग अलग जो भी उससे संबंधित पार्टियां थी, जो स्टेक होल्डर थे, उन सब की बात सुनी है, इनकी भी बात सुनी है और एक बार नहीं दसियों बार सुनी है। आपको जेपीसी पर अगर भरोसा नहीं था तो आप जेपीसी से उसी समय अलग हो जाते जब आपको नियुक्त किया गया था, जब आपको एक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। और ये अकेले मुसलमान सदस्य नहीं थे पार्लियामेंट के, कई मुस्लिम चेहरे जेपीसी का हिस्सा थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जेपीसी का हिस्सा थी। मीटिंगें हुई हैं, सुनवाई हुई है, बार बार वक्तव्य दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, कल्याण बनर्जी टीएमसी के और एक दो सदस्य और, जिनको हर मीटिंग में कुछ ना कुछ बवाल करना था, उसको रोकना था। और याद करिए, बजट सत्र से पहले ही शीतकालीन सत्र में ही इसको पेश किया जाना था, यानी जो जेपीसी की रिपोर्ट थी उसको स्पीकर को सौंपा जाना था। इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अभी कुछ और स्टेक होल्डर रह गए हैं, उनकी सुनवाई जरूरी है, इसके लिए 1 महीने का कार्यकाल बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिया। अब बजट सत्र में वो पेश की गई, स्पीकर को सौंपी गई, स्पीकर ने फिर जो एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट के हवाले कर दी। अब गवर्नमेंट उस पर संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर रही है, विधेयक तैयार कर रही है, उसको पेश करने की अभी तैयारी चल रही है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि इसी सत्र में पेश होगा। तो इसलिए अब खदबदाहट है, परेशानी है। इनको लग रहा है कि तमाम प्रेशर बिल्डअप करने के बावजूद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू टस से मस नहीं हो रहे हैं, नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे, चिराग पासवान भी नहीं हो रहे, जयंत चौधरी भी नहीं हो रहे, जीतन राम मांझी भी नहीं हो रहे, जिनके कुल मिलाकर के 36 मेंबर पार्लियामेंट हैं और जो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए बिलबिलाए हुए हैं। अब ये वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
सारे के सारे तो छाती पीट रहे हैं। वो ऐलान कर रहे थे, अभी मैं देख रहा था कि अगर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू तो हम बहिष्कार करेंगे, नीतीश बाबू दे रहे हैं तो बहिष्कार करेंगे। अरे भाई, एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, दूसरी तरफ आप धमकी देने पर उतर आते हैं। और अभी तो ड्राफ्ट सामने आया ही नहीं है, अभी तो ड्राफ्ट ही सामने नहीं आया। इससे पहले ही आप मतलब एक हवा बना रहे हैं कि जी ये छीन लिया जाएगा, वो छीन लिया जाएगा, मुसलमान तो कंगले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाए। थोड़ा सा ऊपर वाले का खौफ खाओ। देखिए, मुसलमानों में दो तरह के वर्ग आप समझ लीजिए। एक तो ये जो अशराफ हैं, जो अमीर हैं, जो ठेकेदारी लिए हुए हैं और जिनके पास तमाम तरह की संपत्तियां हैं, तो ये कब्जाधारी हैं, ये वक्फ की संपत्तियों पर भी और दूसरी संपत्तियों पर भी। और ये मतलब जैसे वो कुवैत के और अबू धाबी के और संयुक्त अरब अमीरात के जो शेख होते हैं, अमीर होते हैं, इनकी हालत हिंदुस्तान में वैसी है। यही राजनीति में प्रतिनिधित्व करते हैं, यही सदनों में रहते हैं, विधानसभाओं में और आपके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। एक वर्ग है पसमानदा जो गरीब है। ये जो वक्फ की संपत्तियों का जो कोई एक आइडिया था, ये इसलिए था कि जिनके सिरों पर छत नहीं है, जो बेसहारा हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं, उनका कल्याण किया जाएगा इस तरह की वक्फ की संपत्तियों से, हर तरीके से। उनके एजुकेशन पर, उनके घर वगैरह बनाने पर, उनकी दूसरी चीजों पर। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हकीकत ये है कि कोई पारदर्शिता ही नहीं है, कोई उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी ही नहीं है। और ये वक्फ बोर्ड में भी कैसे कैसे लोग घुसे हुए हैं, यही सब है। और सबसे ज्यादा संपत्तियां तो इस समय अगर कहीं किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश है, योगी जी महाराज का प्रदेश है, जहां 1,30,000 या 33,000 के आसपास वक्फ की संपत्तियां हैं। और वो एक कहावत है ना कि तेल पिलावन सोटा लिए बैठे हैं वो तो, कि भाई आ जाओ, अगर आपको यहाँ पे सड़कों पे उतरना है, कुछ बवाल करना है, कुछ हिंसा आगजनी करनी है, तो वही इलाज होगा जो संभल में हुआ है। एक जरा सी गुस्ताखी तो की थी वहां पे, उस गुस्ताखी का नतीजा ये है कि वहां का सपा का सांसद, वहां का विधायक इकबाल, उन सब के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, भागे भागे फिर रहे हैं जमानत करवाने के लिए, गिरफ्तारी से किसी तरीके से बचने के लिए। और संभल में कहाँ कहाँ खुदाई हुई है, कहाँ कहाँ खुदा है वो, ये अब सबके सामने है। सांसद को 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भरना है बिजली चोरी का। इसी तरीके से एक मस्जिद में एक बिजली घर स्थापित कर दिया था भाई लोगों ने, वहां से 100 कनेक्शन जो है दे दिए गए थे। और कितना अतिक्रमण था, किस तरीके से जो तीर्थ स्थल हैं उनको दबा दिया गया था मिट्टी में, उनको छिपा दिया गया था, मंदिरों पर ताले पड़े हुए थे, जो देवी देवता हैं वो धूल खाने के लिए अभिशप्त हो गए थे। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि आप जरा भी गलती कर बैठे, जरा सी भी गुस्ताखी कर दी तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। तो कहने का आशय मेरा सिर्फ ये है कि अगर इन लोगों ने आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, सड़कों पर शाहीन बाग स्थापित करने की कोशिश की तो इस बार इनके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। इस बार तैयारियां हैं, ठीक तैयारियां हैं। और अगर फिर भी किसी ने गुस्ताखी कर दी तो फिर वो भुगतेगा।